गुड मॉर्निंग। आज हम लोग CMA फाइनल पेपर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, CMA फाइनल पेपर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का MCQ करेंगे। ठीक है, मैंने इस तरह से MCQ कराया है कि आप छोटे क्वेश्चन तो आराम से पिकअप कर लोगे, प्लस आप बड़े क्वेश्चन भी यदि MCQ कंसेप्चुअली समझोगे तो बड़े क्वेश्चन का भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब एग्जाम ऑनलाइन होगा, आप लोगों को पता है, तो अपना बेस्ट दे दीजिए और कुछ नहीं। ऑनलाइन में सिर्फ आपको दो ही चीज लिखना पड़ेगा, अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल। फॉर्मूला लिखने का दरकार नहीं है, वो आपका आंसर शीट में लिखा रहेगा। तो उस चीज को लेके पैनिक मत होइएगा कि हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया रहेगा, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में आंसर लिखना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लेंगे। और एक चीज बता दे रहा हूं, यदि आपको बाई चांस फॉर्मूला लिखना भी पड़ गया, जो होगा नहीं, आप सिर्फ टाइप कर दीजिएगा वहां, लाइक सिग्मा का स्पेलिंग लिख दीजिएगा, काम खत्म। फॉर्मूला को दरकार नहीं है लिखने का, सिंबल, फॉर्मूला का सिंबल लिखने का दरकार नहीं है एग्जाम में दो ही चीज लिखना रहेगा, अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल, बस और कुछ नहीं। ऑलरेडी सब चीज टेबल उबल ड्रॉ किया रहेगा, तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा, पढ़ाई में फोकस कीजिए, माथा से पैनिक हटा लीजिए। इसको एज ए चैलेंज लीजिए कि ऑनलाइन एग्जाम हमको दिया जा रहा है, उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए कि हम इसको एज ए चैलेंज लेंगे और इसमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। अपना कैपेबिलिटी को प्रूफ कर दीजिए कि हम कर सकते हैं, बस यही बोलना है मन में, आई कैन डू इट। बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग रखिए, आप 100% पास हो जाएंगे। 2 महीना अपना बेस्ट दे दीजिए, जितना हो सके दे दीजिए। आप जो लड़का अपना बेस्ट दे देगा वो फेल नहीं होगा। पहले आप क्या पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 महीना अच्छा से पढ़ लेगा वो बंदा 100% पास होगा। ठीक है, 2 महीना में यदि जिंदगी बदल जाए तो 2 महीना पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आप पास हो जाएंगे तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी, आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, वैसा वैल्यू हो जाएगा। तो यही बता रहा हूँ, 2 महीना अपना बेस्ट दे दीजिए, व्हाटएवर कैसा भी सिचुएशन आए, मेंटली स्ट्रांग रहिएगा और पढ़ाई में स्मार्टली पढ़िए। 2 तरीका करेंगे, 100% पास हो जाएंगे। अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है, पेपर 19 MCQ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पिकअप कर रहा हूँ, कंसेप्ट को जरूर समझिएगा। पहला MCQ है, देखिए क्वेश्चन बोलता है ORS लिमिटेड इज अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 103 करोड़। 103 करोड़ कंपनी का टर्नओवर है। ठीक है, उसमें बोलता है टेबल ए आइटम अंडर कारो बीइंग ₹26 करोड़। जो टेबल ए आइटम है उसका टर्नओवर 26 करोड़ है, एंड टेबल बी आइटम ₹8 करोड़। बाकी टेबल बी जो है उसका टर्नओवर है 8 करोड़, एंड द रेस्ट आर नॉट कवर इन आइदर ऑफ टेबल्स। बाकी टेबल्स में कवर नहीं है। कॉस्ट ऑडिट विल बी एप्लीकेबल और नॉट बताना है। आगे प्रोविजन थोड़ा सा समझ लीजिए कि कॉस्ट ऑडिट का होता क्या, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट ऑडिट का जब भी एप्लीकेबिलिटी होगा, दो प्रोविजन बनाए गए हैं, एक रेगुलेटेड सेक्टर के लिए और एक होता है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए। रेगुलेटेड सेक्टर को बोलते हैं टेबल ए आइटम और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर को बोलते हैं टेबल बी आइटम। तो टेबल ए आइटम के लिए प्रोविजन क्या बोलते हैं, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 50 करोड़ और मोर। ओवरऑल टर्नओवर सारा प्रोडक्ट एंड सर्विस का कितना होना चाहिए, टेबल ए आइटम का होगा तो 50 करोड़ और मोर, एंड एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज 25 करोड़ और मोर। मतलब सारा प्रोडक्ट का देखेंगे तो 50 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए, और एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का देखेंगे टेबल ए का तो 25 करोड़ और मोर होना चाहिए। टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर होता है, एग्जांपल है रेगुलेटेड सेक्टर का शुगर इंडस्ट्री, ड्रग्स इंडस्ट्री। टेबल बी का समझ लीजिए, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोविजन क्या बोलता है, ओवरऑल टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 100 करोड़ और मोर, एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इज 35 करोड़ और मोर। एग्जांपल आयरन इंडस्ट्री। चीज को समझिए, रेगुलेटेड सेक्टर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर। रेगुलेटेड सेक्टर में टर्नओवर कितना होना चाहिए, ओवरऑल 50 करोड़, इंडिविजुअल कितना होना चाहिए 25 करोड़, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर टेबल बी में क्या बोलते हैं, ओवरऑल 100 करोड़ और इंडिविजुअल 35 करोड़। ये प्रोविजन है। अब देखिए क्वेश्चन में आइए, बोलता है कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है 103 करोड़, एंड टेबल ए आइटम जो है उसका कितना है 26 करोड़। टेबल ए मतलब रेगुलेटेड सेक्टर, तो आपको रेगुलेटेड सेक्टर का प्रोविजन चेक करना है। ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़, हाँ 50 करोड़ से ज्यादा है, एकदम ज्यादा है। दूसरा है एंड, प्रोविजन में एंड लिखा है, मतलब दोनों प्रोविजन अप्लीकेबल होना चाहिए। एंड एग्रीगेट टर्नओवर इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए 25 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पर कितना है 26 करोड़ है। तो अपने को यह समझ में आ गया कि अप्लीकेबल फॉर टेबल ए तो हो गई,
कॉस्ट ऑडिट टेबल ए पे एप्लीकेबल 100% होगा, क्योंकि दोनों प्रोविजन फॉल कर रहा है, 50 करोड़ वाला भी एंड 25 करोड़ वाला भी, तो दोनों प्रोविजन एप्लीकेबल है, मतलब रेगुलर टेबल ए वाला आइटम के लिए कॉस्ट ऑडिट 100% एप्लीकेबल होगा। अब टेबल बी के लिए देखिए, टेबल बी के लिए बोलता है इंडिविजुअल आइटम का कितना है 8 करोड़, और ओवरऑल देखिए आप प्रोविजन क्या बोलता है, ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ एंड है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, दोनों प्रोविजन होने चाहिए, एंड है इंडिविजुअल प्रोडक्ट एग्रीगेट टर्नओवर 8 करोड़ है, 35 करोड़ होता है तो टेबल बी हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रोविजन में हमको समझ में आ गया कि जो कॉस्ट ऑडिट है सिर्फ टेबल ए के लिए एप्लीकेबल होगा, तो आंसर में लिखेंगे एप्लीकेबल फॉर टेबल ए प्रोडक्ट ओनली, कॉस्ट ऑडिट सिर्फ टेबल ए का प्रोडक्ट के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, आप आराम से आंसर दे पाइएगा, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन 2 में पिकअप कर रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 डील्स विथ, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 डील्स विथ करता है कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 102 याद रखना है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 सिर्फ माइंड में याद रखना, 102 102 रहा मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट डील्स विथ इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के ऊपर है, कौन सा सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट का बोलता है कि इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है, सेक्शन 138 बोलता है इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के ऊपर, किस किस पे इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 138 बोलता है। सेक्शन क्या बोलता है ध्यान से सुन लीजिए, बोलता है 3 प्रकार की कंपनी पे इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल है। पहला है लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में कोई कैपिटल कुछ चेक नहीं करना, लिस्टेड कंपनी है मतलब इंटरनल ऑडिट उस पर एप्लीकेबल होगा। दूसरा बोलता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है उसके लिए बोलता है पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ और मोर। टर्नओवर और पेड अप कैपिटल लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का लिया जाता है। यदि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होगा तो एक प्रोविजन भी सेटिस्फाई होने से उस पर इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, और प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल है। यदि टर्नओवर 200 करोड़ और उससे ज़्यादा होता है या लोन 100 करोड़ उससे ज़्यादा होगा तो प्राइवेट कंपनी पे भी उसका प्रोविजन इंटरनल ऑडिट का एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138, बस समझे। 2 चीज़ याद रखिएगा, देखिए एक है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बस 102 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो अपीयर एज प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो इन पार्ट डी ऑफ एनेक्जुअर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। बोलता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में जो पार्ट डी में प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो रहता है उसमें से कौन सा रहता है। देखिए प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो 4 ठो रेशियो दिया रहता है जो प्रॉफिट एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए क्या क्या रहता है मैं बता दे रहा हूँ, और ऑप्शन में जो रहेगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। पहला रहता है पीबीटी टू वैल्यू एडेड, पीबीटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीटी टू नेटवर्थ, या पीबीटी टू नेट रेवेन्यू। मतलब पीबीटी को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, वैल्यू एडेड एंड नेट रेवेन्यू। तो ऑप्शन में यहां पर सिर्फ पीबीटी टू वैल्यू एडेड दिया है, इसीलिए आंसर होगा पीबीटी टू वैल्यू एडेड। याद रखिएगा प्रॉफिट एबिलिटी रेशियो पार्ट डी क्या होगा आंसर, पीबीटी टू वैल्यू एडेड। क्वेश्चन नंबर 5, पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी इज डेज इन एम्प्लॉय कॉस्ट एक्सक्लूड होता है। पीएफ अथॉरिटी को जो पेनल्टी दिया जाता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट से लेस होता है। याद रखिए सिंपल सा है, पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी इज एक्सक्लूडेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं है पेनल्टी, याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज द पेनल्टी पेड टू पीएफ अथॉरिटी टू बी ट्रीटेड। सेम क्वेश्चन नंबर 5 पे घुमा के दिया, आंसर होगा एक्सक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 7, कोस्ट रिकॉर्ड्स
आर मेंटेन ऑन डेज बेसिस। कॉस्टिंग का रिकॉर्ड एक्रूअल बेसिस में मेंटेन होता है, याद रखिएगा, केस बेसिस में नहीं, एक्रूअल बेसिस में कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द डेज ऑफ एनी प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस का ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। सिर्फ इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। कॉस्ट ऑडिट डेस्क कंडक्टेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑडिट कैनॉट बी कॉस्ट ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कर सकता है। कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट ऑडिटर ही कर सकता है, वह भी वही कॉस्ट ऑडिटर जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके रखा है। याद रखिएगा, जिस कॉस्ट ऑडिटर के पास सीपी नंबर है, जो इंस्टीट्यूट से सीपी लेके रखा है, वही सिर्फ कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर बाय द कंपनी फाइल टू सीजी। बोलता है जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो कौन सा फॉर्म फाइल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है यहाँ पर एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो फॉर्म CRA 2 फाइल करता है एमसीए में। एमसीए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में, आप याद रखिएगा। जब कंपनी, कोई भी कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो फॉर्म CRA 2 फाइल करता है, ठीक है। कब फाइल करेगा ये भी हम बता देंगे, ये यहाँ पर जान लीजिए। क्वेश्चन है इसका, विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जहाँ से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से 6 महीना के अंदर कंपनी को CRA 2 फाइल करना पड़ता है। टाइम लिमिट है CRA 2 फाइल करने का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्म फॉर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। किस फॉर्म में कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है? आंसर होगा फॉर्म CRA 3। कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो कंपनी को देता है वो फॉर्म नंबर CRA 3 में देता है, ठीक है। अब एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है, जब कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के दिया तो उसको कंपनी फाइल करेगा MCA में, सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा 30 दिन के अंदर। तो कौन सा फॉर्म में कंपनी फाइल करता है? CRA 4 फॉर्म में। याद रखिए, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किस फॉर्म में किया जाता है? CRA 2 में। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म क्या है? CRA 3। कंपनी किस फॉर्म में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है? आंसर होगा CRA 4। एक और है CRA 1, क्या चीज का? देखिए, फॉर्म इन विच कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन। जिस कंपनी का टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, रेगुलेटेड A और रेगुलेटेड B वाली कंपनी, उसको कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है। कॉस्ट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है फॉर्म CRA 2 में। यदि टर्नओवर 35 करोड़ उससे ज्यादा रहा कंपनी का तो वो अपना कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है CRA 1 में। तो सिंपल सा याद रखिएगा, CRA 1 है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का, यदि टर्नओवर 35 करोड़ और उससे ज्यादा हुआ तो। CRA 2 है कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट का, CRA 3 है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का, और CRA 4 है फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में चालू होता है, अप्रैल से लेके 6 महीना तक, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कंपनी को सितंबर तक कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए। विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल। कमेंसमेंट लिखा है, देखिए जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा वहां से 6 महीना के अंदर कंपनी अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेगा उस साल का, ठीक है। सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 चालू होगा अप्रैल 21 से मार्च 22 तक, तो कंपनी को कॉस्ट ऑडिटर सितंबर 2021 तक अपॉइंट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय कॉस्ट ऑडिटर टू द कंपनी। बोलता है जो कॉस्ट ऑडिटर को हम अपॉइंट किए वो अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा कंपनी को, तो कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता है विद इन 180 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। या देखिए जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 6 महीना तक कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कंपनी को बना के देगा फॉर्म CRA 3 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग CRA4 टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कंपनी, मतलब कंपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना दिन में फाइल करेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसीविंग। जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट लेगा, मतलब कंपनी CRA3 जिस दिन लेगा वहां से 30 दिन के अंदर कंपनी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। बोलता है एजम्पशन फॉर कॉस्ट ऑडिट, किस किस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। पहला एजम्पशन बोलता है एक्सपोर्ट रेवेन्यू इज 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। यदि किसी कंपनी का रेवेन्यू, एक्सपोर्ट का रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का 75% है, मतलब 100 रुपया में से 75 रुपया और उससे ज़्यादा है, तो उस कंपनी को कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। और ऑपरेटिंग इन SEZ, यदि कोई कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेशन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर रहा है ऑपरेशन, तो उसको दरकार नहीं है कॉस्ट ऑडिट कराने का। और थर्ड बोलता है यदि कंपनी इंगेज है इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, यदि कंपनी इंगेज है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, तो उस कंपनी को भी कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, देखिए पार्ट सी ऑफ द एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA3 डील्स विद, पार्ट सी डील्स करता है सर्विस सेक्टर से। बस याद रखिएगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में पार्ट सी डील करता है सर्विस सेक्टर से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझिएगा। ए शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी has a plant capacity of producing 700 shoes per shift। बोलता है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका कैपेसिटी है 700 शूज बनाने का एक शिफ्ट में। एक शिफ्ट में कितना जूता बना सकता है? 700 शूज। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 300 वर्किंग डेज, एक साल में कितना दिन काम करता है? 300 दिन काम करता है। 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स विथ हाफ आवर रिसेशन पर शिफ्ट। बोलता है एक दिन में 3 शिफ्ट में काम होता है, जिसमें 8 आवर्स करके काम होता है, लेकिन आधा घंटा रिसेशन का लेता है, मतलब अल्टीमेटली 7.5 घंटा काम होता है। 8 माइनस 0.5, 8 से आधा घंटा माइनस कर देंगे तो इफेक्टिवली काम लोग 7.5 घंटा पर शिफ्ट कर रहा है। इट्स प्रोड्यूस, वो एक्चुअल में प्रोड्यूस किया 35.91 लाख शूज एक्चुअल में प्रोड्यूस किया। व्हाट इज द नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज? बोलता है कि नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज आप बताओ। तो आगे ये बताएंगे कि कंपनी कितना कर सकता है, अवेलेबल कैपेसिटी कितना है, कितना कर सकता है, उसका कैपेसिटी कितना बनाने का है, और एक्चुअल में वो कितना बना रहा है। और एक्चुअल में बना रहा है 35 लाख यूनिट, और अवेलेबल कैपेसिटी मतलब उसका औकात कितना है बनाने का, उसे डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन निकल जाएगा। देखिए कंसेप्ट देखिए, बोलता है ध्यान से देखिए, एक कंपनी कितना दिन काम कर रहा है? साल में 300 दिन काम कर रहा है, ठीक है। और एक 300 दिन काम कर रहा है और 3 शिफ्ट काम कर रहा है, तो 300 इंटू 3 तो हो गया, ठीक है। ऑल इंटू कितना, एक शिफ्ट में कितना जूता बन रहा है? 700 शिफ्ट, 700 शू पर शिफ्ट इंटू 700 कर देंगे, होल इंटू 7.5 घंटा कर देंगे, तो इससे बन जाएगा कि वो इतना यूनिट बना सकता है, मतलब 47.25 लाख। समझे? 300 दिन काम किया, 7.5 घंटा करके काम कर रहा है, 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, और एक शिफ्ट में बन रहा है 700 शूज। तो अल्टीमेटली सब इंटू कर देने से इतना उसका औकात है बनाने का। 47.25 लाख यूनिट कंपनी बना सकता है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी बना रहा है 35.91, मतलब उसका औकात 47 लाख का है, लेकिन वो बना रहा है 35 लाख, तो 76% कैपेसिटी में वो काम कर रहा है। तो एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 76%। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिस एडोप्टेड टू डिटरमाइन नॉर्मल प्राइस? नॉर्मल प्राइस डिटरमाइन करते समय क्या चीज़ एडोप्ट नहीं करते हैं? स्कीपिंग प्राइस, याद रखिएगा, स्कीपिंग प्राइस यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 डील्स विथ कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, चाहते कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 102 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बस इतना ही याद रखिएगा। द एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट
need not be separate from self or captive consumption of each product. Self और captive consumption of each product, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. What does the consumer service audit critically examine? कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या बोलता है? देखिए, बेसिकली कंज्यूमर सर्विस ऑडिट क्या बोलता है कि मैनेजमेंट को बताता है कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके कंज्यूमर के प्रति. कंज्यूमर सर्विस ऑडिट यही बोलता है मैनेजमेंट को कि आपका क्या जिम्मेदारी है आपके कंज्यूमर के प्रति. तो देखिए क्या आंसर लिखा है. अप्रेजेस मतलब इन्फॉर्म मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर, मतलब मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स कंज्यूमर ये अप्रेज करता है. अप्रेज मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर. तो कंज्यूमर सर्विस ऑडिट यही बोलता है कि मैनेजमेंट का अपने कंज्यूमर के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है. क्वेश्चन नंबर 24. Sugar and industrial alcohol belonging to this sector for the purpose of application of cost records. याद है कि शुगर इंडस्ट्री हमेशा रेगुलेटेड सेक्टर में आया, नॉन रेगुलेटेड में नहीं आया. नॉन रेगुलेटेड में आयरन इंडस्ट्री आता है, रेगुलेटेड में शुगर. जब भी देखे वर्ड मतलब रेगुलेटेड. ठीक है. कॉस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस इन द ईयर. कॉस्ट ऑडिट कब आया था? ईयर 1965 में कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ था. कॉस्ट ऑडिट कौन सा साल आया था? 1965. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए. Which cost auditing standard deals with overall objective of the independent cost auditor and conduct of an audit? Cost auditing standard 103. याद रखिए, overall objective of independent cost auditor and conduct of an audit deals with cost auditing standard 103. याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 डील्स विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर्स. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का और ऑडिट कैसे करना है वह बताता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पढ़िए फिर मैं समझा रहा हूँ. ठीक है. देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है. बोलता है एक कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैड ए क्यूमुलेटिव वेस्ट परसेंटेज ऑफ 8% इन ब्लो रूम. 8% दिया है ब्लो रूम का, 6% इन कार्डिंग, 4% इन ड्राइंग एंड 4% इन सिंप्लेक्स एंड 9% इन रिंग फ्रेम. ये सब चीज़ में वेस्ट होता है. ठीक है. फॉर एन इनपुट ऑफ 1000 kg ऑफ कॉटन इन ब्लो रूम द आउटपुट एज रिंग फ्रेम इज दिस. देखिए कभी भी वेस्ट परसेंट का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, टोटल इनपुट इनटू जो वेस्ट होगा उसको 100 से माइनस करके मल्टीपल कर दीजिएगा, काम खत्म. जैसे यहाँ 8% वेस्ट हुआ सबसे पहले ब्लो रूम में, तो 100 माइनस 8%. ये 100 कार्डिंग में 6% वेस्ट हुआ, 100 माइनस 6%. ड्राइंग में 4% का वेस्ट हुआ, 100 माइनस 4%. क्यों माइनस करेंगे? वेस्ट है उतना बर्बाद हो गया मेरा. तो एक्चुअल में यहाँ 100 में से यदि 8% बर्बाद हुआ तो 92% तो प्रोडक्टिव हुआ. तो अपने को 92% इंटू करना है, रिमेनिंग जो बचता है ये 6%. 100 में से 6% बर्बाद हुआ तो रिमेनिंग 94% बचा. यहाँ 96% बचा, यहाँ 96% बचा और यहाँ 91% बचा. तो 100 में से इतना परसेंट कर देंगे इंटू, तो एक्चुअल निकल जाएगा आपका. एक्चुअल कितना आउटपुट हुआ निकल जाएगा. तो आउटपुट एज द रिंग फ्रेम 1000 इंटू 100 माइनस 92% यहाँ का वेस्ट. ठीक है. चीज़ को समझे, बहुत सिंपल सा चीज़ है. देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए आंसर कैसे मैंने बनाया है. ठीक है. देखिए बोला गया है आउटपुट आपको बताया था 1000 इंटू वेस्ट को माइनस कर दीजिएगा. 100 माइनस 8, 100 माइनस 6, 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 एंड 100 माइनस 9 जितना आएगा इंटू कर दीजिएगा, आपका आउटपुट निकल जाएगा. ठीक है. इनपुट के साथ वेस्ट को माइनस कर देंगे और उसका परसेंटेज कर देंगे, तो जितना भी वेस्ट का सम रहेगा किसी का भी आउटपुट निकालना हो ऐसे आप निकाल देंगे. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है. बोलता है द CCRA कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 इज नॉट अप्लीकेबल टू. कंपनी का जो कॉस्ट ऑडिट कराने का या कॉस्ट रिकॉर्ड्स का जो रूल्स बनाया गया है वो MSME जो छोटा इंटरप्राइजेस है जो MSME में रजिस्टर्ड होता है उस पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड में भी कवर नहीं होता है.
विच पारा इन विच पारा इज कवर्ड होगा इन पार्ट डी टू द एनेक्जो टू कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। याद रखिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में पार्ट डी मतलब एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट, याद रखिए। पार्ट सी सर्विस सेक्टर के लिए होता है और पार्ट डी एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए होता है। अब देखिए कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। याद रखिए CAS 11 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 11 डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 5 डील विथ इक्वलाइज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो 5 मतलब ट्रांसपोर्टेशन याद रखिएगा, 11 मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन यूटिलिटीज कॉस्ट। 8 क्या चीज के लिए है? यूटिलिटी कॉस्ट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर द जनरल एक्सेप्टेबल कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल द कॉस्ट ऑफ कैन सप्लाई फ्रॉम ओन फर्म टू द शुगर मिल इज ट्रीटेड एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। द ऑडिट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन डिपिक्टिंग सोशल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स नॉर्मल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज मेजर इन फिनेंशियल ऑडिट इज। मतलब कंपनी का सोशल परफॉर्मेंस किस ऑडिट में मेजर होता है? नाम से समझ में आ जा रहा है, कंपनी का सोशल ऑडिट पे। ठीक है, सोशल परफॉर्मेंस के बारे में सोशल ऑडिट ही मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 36, द फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल। इंपोर्टेड मतलब जो बाहर से जो माल लेके आए हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम जो बाहर बेचते हैं, और इंपोर्ट मतलब बाहर का मतलब दूसरा कंट्री से जो हम माल लेके आते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्टेड मटेरियल। इज कन्वर्टेड एट द रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस डेट पर ट्रांजेक्शन होगा उस रेट पे अपने कन्वर्ट करेंगे। सपोज अमेरिका से माल लेके आ रहे हैं हम लोग 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी का जो डेट होगा उस डेट पे उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो द फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल इज कन्वर्टेड एट द रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन ट्रांजेक्शन करेंगे उस दिन फॉरेन एक्सचेंज का रेट लिया जाएगा इंपोर्ट के समय। बस इतना याद रखना है, इंपोर्ट के समय जिस दिन ट्रांजेक्शन करेंगे उस दिन का फॉरेन एक्सचेंज का रेट लेंगे। वेरिएंस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। याद रखिए एबनॉर्मल रीजन के कारण जो भी वेरिएंस होता है वो कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। वेरिएंस याद रखिए वेरिएंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन डेज फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉस्ट विल नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। यदि ये नॉर्मल रीजन के कारण कोई डिफरेंस होता, कोई वेरिएंसेस होता तो कॉस्ट का पार्ट होता, लेकिन एबनॉर्मल रीजन के कारण कोई डिफरेंसेस होता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शेल बी प्रेजेंटेड एज ए परसेंटेज ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। याद रखिए एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किसका परसेंटेज पे लिया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का। जितना कंपनी का इंस्टॉल कैपेसिटी रहेगा उसका परसेंटेज के बेसिस में एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लिया जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील्स विथ रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 डील्स करता है रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए अब अगर क्वेश्चन देखिए मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू ए लिमिटेड। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन ₹35,000, जॉब चार्जेस 20,000 है, स्पेशल डिज़ाइन चार्जेस 20,000 है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन इज 27,000, ट्रैवलिंग अब्रॉड फॉर ट्रेनिंग इज 25,000। कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10।
देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप निकालेंगे तो क्या क्या ऐड होता है। देखिए रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 35,000 ऐड होगा, प्लस जॉब चार्जेस 20,000 ऐड होगा, स्पेशल डिज़ाइन चार्जेस 20,000 ऐड होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 27,000 ऐड होगा और ट्रैवलिंग अब्रॉड का 25,000 ऐड होगा। तो ये पाँचों को ऐड कर देने से 1,27,000 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, अब सबको ऐड करके 1 2 3 4 5 आइटम दिए, टोटल 1,27,000 दे दीजिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। Which one of the below is not a regulated industry? Aluminum industry is not a regulated industry. The turnover criteria for applicability of company costs, records and audit rules is एट द एंड ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर। मतलब जब कंपनी का कॉस्ट ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी देखा जाता है, जो लिमिट है 50 करोड़ और 100 करोड़ का रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए, वो कंपनी का ईयर एंड का देखा जाता है। द एंड ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर, पिछला फिनेंशियल ईयर का लिमिट के हिसाब से देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सोल्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 द फॉलोइंग फाइनेंशियल डाटा। नेट सेल्स दिया, एक्सपोर्ट इंसेंटिव दिया, अदर इनकम दिया है, एडजस्टमेंट ऑफ फिनिश स्टॉक दिया, मटेरियल दिया है, सब सैलरी दिया है और ओवरहेड दिया है, ठीक है। वैल्यू एडेड निकालने बोला है। देखिए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का फॉर्मूला मैं समझा दे रहा हूँ, आप पुट ऑन कीजिएगा, एकदम सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले लिया जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उससे माइनस करेंगे टैक्सेस और कोई ड्यूटीज़ रहा उससे माइनस कर दीजिएगा, आएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें एक्सपोर्ट इंसेंटिव को एडजस्ट कर दीजिएगा, मैंने ऐड कर दीजिएगा, और ऐड क्लोजिंग स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट रहेगा तो वो ऐड हो जाएगा, और उससे माइनस हो जाता है कॉस्ट ऑफ ब्रोट आउट मटेरियल, ब्रोट आउट या कॉस्ट ऑफ ब्रोट आउट इनपुट्स को लेस कर देते हैं तो आ जाता है वैल्यू एडेड, और उसमें अदर इनकम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा है क्वेश्चन, आप पुट ऑन कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वाला, देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि फॉर विच कंपनी इज द कंस्टिट्यूशंस ऑफ ऑडिट कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी। मतलब किस कंपनी के ऊपर ऑडिट कमिटी का प्रोविजन अप्लीकेबल है और उस कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना जरूरी है, ठीक है। देखिए सिंपल सा लैंग्वेज है। देखिए इसमें लिखा है ऑल लिस्टेड कंपनी एंड दोज प्रेस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनीज रूल्स में जो कंपनी प्रेस्क्राइब किया गया है, तो प्रोविजन सुनिए, बोलता है हर लिस्टेड कंपनी को और हर पब्लिक कंपनी को, माने ये ऑडिट कमेटी का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है लेकिन प्राइवेट पे नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं, सारी पब्लिक कंपनी नहीं, वह अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज़्यादा है और आउटस्टैंडिंग लोन 50 करोड़ उससे ज़्यादा है, उस पब्लिक कंपनी पे ये ऑडिट कमेटी का प्रोविज़न अप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा, ऑडिट कमेटी का प्रोविज़न प्राइवेट कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी और पब्लिक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे अप्लीकेबल है। जैसे इंटरनल ऑडिट प्राइवेट कंपनी पे अप्लीकेबल है लेकिन ऑडिट कमेटी प्राइवेट कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 इनेबल द कॉस्ट ऑडिटर टू हैव नॉलेज ऑफ द बिजनेस क्लाइंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए बोलता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 बोलता है कि ऑडिटर्स को क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। एकदम सिंपल सा बात है, नहीं तो ऑडिट कैसे करेगा, ठीक है। तो टू हैव नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज होना ही चाहिए कॉस्ट ऑडिटर को। और एक तो रिक्वायरमेंट बोलता है सेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ CAS 4 द कॉस्ट ऑडिटर shall have adequate लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉलेज ऑफ बिजनेस। कॉस्ट ऑडिटर को बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, घुमा फिरा के वही बोला है, ठीक है। सेम जैसा क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द डेज ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करता है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर्स। द कॉस्ट ऑडिटर इज डेज फॉर forming and expressing an opinion on the cost statement. The cost auditor is responsible for the forming and expressing an opinion on the cost statement. cost auditor का जिम्मेदारी है cost statement के ऊपर एक opinion देना। cost auditor का जिम्मेदारी responsibility है cost statement के ऊपर opinion देना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग KPI इज यूज टू मेजर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ए मशीन। मशीन का प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी कैसे जाना जाता है, किस रेशियो से, मशीन डाउन टाइम रेशियो से, मशीन डाउन टाइम रेशियो से मशीन का प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जाना जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 50 अभी बताया था मैंने। कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमिटी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनी एंड दोज प्रेस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट। दोज प्रेस्क्राइब में है वह लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज़्यादा है और लोन 50 करोड़ है और उससे ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, कंपनी जो ये CCR है, कंपनी का कॉस्ट ऑडिट जो है, रूल्स एंड एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन जो है CCRA रूल्स, ठीक है, इज एप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग। कब आया था ये रूल्स? ये रूल्स आया था 1/4/2014 को। देखिए, कंपनी कॉस्ट ऑडिट्स, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स कब आया था? 1/4/2014 को। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52, एज पर द सेंट्रल एक्साइज वैल्यूएशन रूल्स 2000, ठीक है, द एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन के समय कितना एसेसेबल वैल्यू लिया जाता है? 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स, 110% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लिया जाता है एसेसेबल वैल्यू कैप्टिव कंजम्पशन में, वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 53 मैंने कराया था, इसको आपको बताया हुआ आप, ये आगे 76 आंसर आएगा इसका। क्या करते हैं, 700 दिन है, होल इंटू 300, होल इंटू 3 शिफ्ट और 8 घंटा में से आधा घंटा बेकार होता है तो होल इंटू 7.5, जितना आएगा उसको उतना को 35.91 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन परसेंटेज। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 54, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन नंबर 54, प्रोप्राइटरी ऑडिट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट सिक्स टू इंश्योर दैट। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या इंश्योर करता है? देखिए, पॉइंट नंबर ए बोलता है पब्लिक मनी आर नॉट स्पेंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। पब्लिक मनी को इंडिविजुअल आदमी का बेनिफिट के लिए खर्चा नहीं किया जाता है, नहीं जा सकता, सिर्फ पब्लिक बेनिफिट के लिए ही खर्चा होगा। पब्लिक ऑफिसर्स शुड एक्सरसाइज सेम विजिलेंस एज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। मतलब पब्लिक ऑफिसर ऐसे काम करेगा जैसे उसका खुद का पैसा खर्चा हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा। नो अथॉरिटी शुड पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ऑन एडवांटेज। मतलब कोई अथॉरिटी ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकता है जिससे उसका खुद का बेनिफिट, ऑल ऑफ द अबव। प्रोप्राइटरी ऑडिट में चारों चीज कवर होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 इज ए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के ऊपर बोलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग 15, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट। Question number 56. Overall objective of independent cost auditor and conduct of an audit in accordance with the cost auditing standard. It deals with cost auditing standard 103 बोलता है इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव एंड कैसे कॉस्ट ऑडिट करना है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। ठीक है, ये बताया चुका हूँ मैं पहले। क्वेश्चन नंबर 57. ए कंपनी इंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस इज कवर अंडर द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल में कवर भी है बट डज नॉट इंक्लूड्स। मतलब कौन सा कंपनी को कॉस्ट ऑडिट से छुटकारा मिल जाता है, मैंने एजम्पशन मिलता है। तीन कैटेगरी का कंपनी को मिलता है। यदि कोई SEZ में बिजनेस कर रहा है या जिसका एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है 75% हो जाता है टोटल रेवेन्यू का, ये दो तो बेसिक चीज़ है और एक 3 है। तो यहाँ पर बोलता है कि आप एक भी लिख देंगे बट डज नॉट इंक्लूड ए कंपनी वर्किंग इन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कंपनी यदि SEZ में, या तीसरा है कैप्टिव कंजम्पशन में कंपनी है, इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, तो तीनों कैटेगरी में से आप कोई एक भी लिख देंगे तो सही होगा। एक कंपनी वर्किंग इन SEZ, यदि कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है और कवर भी है और लेकिन SEZ में ऑपरेशन हो रहा है उसका, तो उसको कॉस्ट ऑडिट कराने का दरकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 ये सम करा चुका हूं मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, द कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट हैज टू रेंडर द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पर द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इन फॉर्म। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किस फॉर्म में देता है ये पूछ रहा है, ये बता चुका हूँ, CRA 3 में देता है। ठीक है, और कंपनी क्या करता है, CRA फॉर्म में गवर्नमेंट के पास फाइल कर देता है 30 दिन के अंदर।
ऑपरेशनल ऑडिट कैन लीड टू ए बेटर मैनेजमेंट विद द फोकस ऑन। ऑपरेशन ऑडिट क्या चीज़ पे फोकस करता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में एंड इम्प्रूवमेंट में। क्वेश्चन नंबर 62, आइटम अपियरिंग ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड इज नोशनल इंटरेस्ट एंड कैपिटल सिर्फ कॉस्ट रिकॉर्ड में आता है, ये फिनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, डेस analysis is evaluation of every resources declared in the industry. Productivity analysis is evaluations of every resources declared in the industry. देखिए क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग इन प्रैक्टिस एज पर द सेकेंड शेड्यूल बोला है। ठीक है, इसमें होगा ये वाला, इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल ही एंड सी ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर एक्शन वेदर और नॉट रिलेटेड टू हिज प्रोफेशनल वर्क। ये सेकेंड शेड्यूल में नहीं है, दूसरा शेड्यूल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, in which CRA form is the cost auditor report of a company filed with the central government? कंपनी किस फॉर्म में अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास? ये बता चुका हूँ, CRA 4 में। CAS 20 डील्स विथ ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। सिंपल सा चीज़ है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 23 डील्स करता है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट के साथ। 67, एज पर द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसमैनेजमेंट हैज़ टू कंपोनेंट। मटेरियल मिसमैनेजमेंट का दो कंपोनेंट्स, एक होता है इनहेरेंट रिस्क एंड दूसरा है कंट्रोल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 68, एज पर द पार्ट डी पारा 4 ऑफ द कंपनीज रूल्स, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, वैल्यू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग आर टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन ऑडिटेड फिनेंशियल डाटा के बेसिस में। कंपनी का ऑडिटेड फिनेंशियल जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, उसके बेसिस में अपने वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द ऑडिट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन मतलब बोलता है, ये बता चुका हूँ कि कंपनी का सोशल परफॉर्मेंस जो बताता है, कौन सा ऑडिट कंपनी का सोशल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है? सोशल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स नॉर्मल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, मतलब सोशल परफॉर्मेंस के बारे में सोशल ऑडिट में बताया जाता है, ये पहले समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 70, रेम्यूनरेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज ट्रीटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन देते हैं उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, एज पर द CAS 23 cost auditing standard 23 the activity of overburden removal that benefit the identified components of an array to be mined by the entity is called stripping activity बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, ये सब क्वेश्चन खाली सुन लीजिए, याद रहेगा। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन डैश द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट, अंडरस्टैंड इट एंड यूज इट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू स्ट्रक्चर द कॉस्ट, अंडरस्टैंड इट एंड यूज इट फॉर कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 73, कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल्स इन डेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल्स इन एसेसिंग। कॉस्टिंग क्या करता है? एसेस करता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस का इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज इंपॉर्टेंट टूल है इन एसेसिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। Question number 74, costing includes product, process and resources related informations covering the days of the organization, function of the organization and its value chain। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, the central government released the CCRA rules 2014 in pursuant to the power vested with it under सेक्शन दो सेक्शन में दिया गया है कॉस्ट ऑडिट का रूल्स एंड एप्लीकेबिलिटी के बारे में, सेक्शन 148 एंड सेक्शन 469 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2003। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 में आ जाइए। द प्रोविजन रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स वेर इंट्रोड्यूस इन द ईयर डेज बाय अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट 1956। 1965 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रोविज़न आया था।
ठीक है। द प्रोविजन टू मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, जो किस किस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा CRA 1 में, जिसका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा होता है या 35 करोड़ होता है, उसका प्रोविजन 1965 में आया था। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स का प्रोविजन कौन सा साल आया था? 1965 में आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 इज टू गाइड द मेंबर्स टू मेक प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। गाइड करता है मेंबर्स को कैसे प्लानिंग बनाएगा, कि जो ऑडिट करेगा कॉस्ट स्टेटमेंट का उसका प्लानिंग कैसे बनाएगा। तो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 इज टू गाइड द मेंबर्स टू मेक प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। Question number 79. The procedure followed by the cost auditor to reduce the audit risk to an acceptable level will not detect a misstatement that exists and that could be material is, इसको बोलते हैं डिटेंशन रिस्क। बहुत सिंपल सा चीज़ है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ के साथ डील करता है? ऑडिटर का रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज़ का प्रिफेस करता है? क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 82। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रिफेस टू द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एंड रिलेटेड सर्विस रेंडर्ड बाय द कॉस्ट अकाउंटेड हैज बीन इशूड। किसने इशू किया था? CSSSP आप बोलेंगे, कैश CAASP, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, ठीक है, ठीक है। यह देखिएगा CSSB में कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83। CAS डैश इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ ऑडिट ऑब्जेक्टिव विथ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सिक्योर कोऑर्डिनेशन विद द ऑडिटी ऑन ऑडिट वर्क। CAS 101। बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाइए। ये सब क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत सिंपल सा है। KPI कैन बी क्लासिफाइड इन दिस फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाइड इन दिस फॉलोइंग कैटेगरी: क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एक्शनलेबल, ट्रेंडिंग, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सब चीज़ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में सारा चीज़ आता है। क्वेश्चन नंबर 85। Which of the following is covered under performance analysis report? Impact of IFRS on the cost structure। मतलब बोलता है परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट में क्या चीज़ कवर होता है? IFRS का इम्पैक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या है? इम्पैक्ट ऑफ IFRS ऑन कॉस्ट स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट बताता है, कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 86। द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस इज एज अंडर टू इम्प्रूव प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रॉफिट को इम्प्रूव करता है या प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस एलोकेशंस करता है। टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विस पोर्टफोलियो। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सब चीज़ को करता है। परफॉर्मेंस प्रिज्म इज बेसिकली यूज फॉर द पर्पज ऑफ टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस प्रिज्म किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को करने के लिए, टोटल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। Kaizen कॉस्टिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग आर यूज एज ए कॉस्ट रिडक्शन टूल के हिसाब से यूज किया जाता है Kaizen कॉस्टिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स को, ठीक है। देखिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक प्रोसेस ऑफ डेज द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। अप्रेजिंग करता है परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ऑडिट इज द यूनिक process of appraising the performance of director, manager or management. Management audit is normally presumed to be a non-routine investigation into a performance of manager or group of manager, ठीक है। मैनेजमेंट ड्यूटी क्या है? प्रिज्यूम किया जाता है नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। मैनेजमेंट ऑडिट एक तो नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन ये कभी भी हो सकता है, नॉन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है। The main object of management audit is to suggest improvement in the method of operations. Main objective क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का? इम्प्रूवमेंट, माने सजेस्ट करेगा इम्प्रूवमेंट इन मेथड ऑफ ऑपरेशन। मेथड ऑफ ऑपरेशंस के ऊपर सजेशन देता है कि कैसे मेथड ऑफ ऑपरेशन इम्प्रूव हो। तो मेन ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑडिट का यही है कि कंपनी का मेथड ऑफ जो ऑपरेशन है उसको इम्प्रूव करने का सजेशन दिया जाए। Management audits based on financial matter. Management audit does not concentrate
कंसंट्रेट करता ही नहीं है फिनेंशियल मैटर के ऊपर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑडिट का कोई लिंकअप नहीं है फिनेंशियल मैटर के ऊपर, तो मैनेजमेंट ऑडिट डज नॉट कंसंट्रेट ऑन फिनेंशियल मैटर। द मेन इम्फासिस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मेन इम्फासिस क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। एफिशिएंसी ऑडिट इंश्योर डेस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑप्टिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एफिशिएंसी ऑडिट इंश्योर करता है ऑप्टिमम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। There are no fixed item of evidence to be checked by management auditor. The statement is true. There is no fixed item of evidence to be checked by the management auditor. This statement is true. There are no fixed item of evidence to be checked by the management auditor. A management auditor has to rely more on his experience. अपना experience और acumen के ऊपर वो rely करता है, अपना experience के ऊपर ही वो rely करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, देखिए सेक्शन क्वेश्चन 97 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एश्योरेंस इंगेजमेंट इन्वॉल्व 3 सेपरेट पार्टीज, सिंपल सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, जीरो बेस बजट सिस्टम वाज मॉडल्ड बाय पीटर फेरी। जीरो बेस बजट सिस्टम को किसने मॉडल किया था? पीटर फेरी ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कॉर्पोरेट प्लानिंग इज स्वॉट एनालिसिस। कॉर्पोरेट प्लानिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? स्वॉट एनालिसिस। हु इज द डेवलपर ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट को किसने डेवलप किया था? टीजी रोच, टीजी रोच। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन बी कंप्राइज ऑफ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीज़ आता है? प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में सारा चीज़ आता है, प्रिवेंशन कंट्रोल, डिटेंशन कंट्रोल एंड करेक्शन कंट्रोल, सब चीज़ आता है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज द इंटरनल ऑडिटर एज पर द कंपनी एक्ट? कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, सच अदर प्रोफेशनल, ऑल ऑफ द अबव, सब चीज़ बन सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकता है, सब जन बन सकता है कंपनी का इंटरनल ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 103, विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट डील्स विद द इंटरनल ऑडिट? सेक्शन 138 डील्स करता है इंटरनल ऑडिट के साथ। 138, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही मेन कंपोनेंट है गवर्नमेंट ऑडिट का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, इंटरनल ऑडिट कैन बी परफॉर्म बाय। इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? कंपनी का एम्प्लॉय कर सकता है, यस। एक्सटर्नल एजेंसी कर सकता है, मैनेजमेंट नहीं कर सकता है। आंसर होगा एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड एक्सटर्नल एजेंसी, मतलब ए एंड बी आंसर होगा। इंटरनल ऑडिट कंपनी का एम्प्लॉय भी कर सकता है, बाहर का एक्सटर्नल एक्सपर्ट को भी हम बुला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, एनजीओ आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। चारों सेक्शन, तीनों सेक्शन के हिसाब से हम एनजीओ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सब सुन लीजिए, याद रहेगा। द मैनेजमेंट ऑडिटर शेल कंसीडर इन द इवैल्यूएशन ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। जब मैनेजमेंट ऑडिटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का इवैल्यूएशन करता है तो क्या चीज़ को कंसीडर करता है? मेथड ऑफ मेजरिंग बेस मशीन कैपेसिटी करता है, कैपेसिटी मेजरमेंट का बेस को लेता है, कैपिटल आउटपुट रेशियो के बेसिस में लेता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को लेता है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108, क्वालिटीज ऑफ गुड इंटरनल ऑडिटर्स आर, क्या है? राइट एटीट्यूड, टेक्निकल एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सॉफ्ट स्किल होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। एक तो अच्छा इंटरनल ऑडिटर में सारा क्वालिटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट सेल कॉस्ट ऑफ सेल्फ जनरेशन यूटिलिटी फॉर ओन कंजम्पशन कंप्राइजिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1010, machine used in defense, space and automatic energy sector are fulfilling turnover criteria in under which category? Not applicable category, simple सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 111, the process of determining the element which corresponds to the lines and the column in a financial statement and the element which must be created by extension is called mapping। बहुत सिंपल सा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 112, द फिगर बिलो आर अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड, ठीक है। बोलता है आपको व्हाट इज़ द एफिशिएंसी रेशियो निकाला है। एफिशिएंसी रेशियो क्या है? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट 576 यूनिट दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है? एक्चुअल वर्किंग आवर को स्टैंडर्ड आउट से डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा स्टैंडर्ड आउटपुट। तो 576 डिवाइडेड बाई 480 कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगा। इनपुट बाय आउटपुट कर देंगे तो एफिशिएंसी रेशियो आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 113,
ठीक है, देखिए